नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचपी जेल वार्डर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट को खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आपको कुछ आइडिया देता हूँ, जैसे कि पिछली बार जो जेल वार्डर का एग्जाम था वो 2019 में हुआ था। 2019 में लास्ट बार एग्जाम हुआ था। कितनी वैकेंसीज थी? 145 के अराउंड जो थी वैकेंसीज थी। कट ऑफ भी आपको बताता हूँ, इसकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है। जैसे मंडी, शिमला, कांगड़ा है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। इनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली और डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा जाती है। अगर मंडी की बात करूँ, पिछली बार 72 जो थी जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। तो पिछली बार 85 नंबर का पेपर हुआ था, 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी। तो 100 में से जिसके 72 नंबर आ गए जनरल कैटेगरी में, उसकी सिलेक्शन हो गई थी। बाकी कैटेगरी की इससे भी कम थी। मगर आप देख सकते हो पिछली बार 2019 में एग्जाम हुआ था, अब 2024 में हो रहा है, यानी 4-5 साल बाद एग्जाम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन का आपका जो है लेवल ज़्यादा ही होगा। तो मैं अच्छा सा मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ गया हूँ। मैंने प्रीवियस जो जेल वार्डर के पेपर थे उन्हें एनालाइज किया, उसके बाद मॉक टेस्ट को बनाया है। तो इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसे डाउनलोड कीजिए, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो को देखना। आपको अपना स्कोर पता लगेगा, अपनी तैयारी के बारे में पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में आगे भी आपसे बात करूंगा और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर जेल वार्डर का एग्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी मैं आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जैसे सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, हर एक चीज़। तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच मुगल एम्परर डिड द किंग ऑफ चंबा रिसीव द आइडल ऑफ द फैमिली डेटी रघुवीर? तो कहना चाहता है चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से जो है कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो जो चंबा के राजा थे उन्होंने कौन से मुगल सम्राट थे जिनसे जो है रघुवीर की मूर्ति जो थी वो प्राप्त की थी? तो ये रघुवीर क्या है? ये चंबा के जो है कुल देवता है। तो आपको बताना है किससे जो है प्राप्त की थी, अकबर से, शाहजहां से, औरंगजेब से या जहांगीर से? तो बताइए चंबा के राजाओं ने जो उनकी कुल देवता रघुवीर की मूर्ति थी वो कौन से मुगल सम्राट से प्राप्त की थी? फर्स्ट का राइट आंसर शाहजहां है। तो शाहजहां ने जो है रघुवीर की जो मूर्ति थी वो चंबा के राजाओं को दी थी। फिर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखते हैं, विच माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति टू लद्दाख? तो कहना चाहता है कौन सा पहाड़ी दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? तो बताइए स्पीति को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? कांगला, शिपकी, रोहतांग या मनीरैंग? तो बताइए स्पीति को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सेकंड का राइट आंसर क्या है? कांगला। जो कांगला दर्रा है ये स्पीति को जो है लद्दाख से जोड़ता है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। थर्ड देखिए, वेयर इज भीम गसूत्री जोत लोकेटेड? जो भीम गसूत्री जोत है वो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू मंडी में, कांगड़ा चंबा में, लाहौल स्पीति में या कुल्लू कांगड़ा में? तो बताइए जो भीम गसूत्री जोत है ये किसके बीच में है? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा चंबा। जो कांगड़ा और चंबा है इसके बीच में आपको जो है भीम गसूत्री जोत जो है देखने को मिलेगी। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक बार आपको सिलेबस भी बताता हूँ, आपके लिए काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। जैसे कि इनका जो नोटिफिकेशन आया था इन्होंने बताया था, उसमें ये आपसे हिंदी पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जीके पूछेंगे और क्या पूछेंगे? साइंस प्लस मैथ्स। तो इसमें आपका जो एक्सपेक्टेड कैसा पैटर्न हो सकता है? हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन होंगे। जीके में आपका एचपी जीके और एनडीजीके दोनों आएगा। वैसे साइंस प्लस मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। कितने हो गए? टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछने वाले हैं। तो साइंस के 10 हो गए, मैथ के भी 10 हो गए, ठीक है। तो हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, रीजनिंग के 20, जीके के 20, साइंस के 10 और मैथ्स के 10, टोटल 20। यहाँ पर आपका जो पूरा इनको ऐड करोगे तो 100 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है, इसी पैटर्न में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसी पैटर्न में जो है मैंने मॉक टेस्ट भी बना रखे हैं आपके लिए लोड लेटेस्ट पैटर्न पे, टोटल 20। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करना, वहां पर 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे। अगर आपको बाय करने होंगे आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर बाय नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आगे भी आपको फ्री जो है मॉक टेस्ट में करा दूंगा। तो आज तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, अटेम्प्ट कीजिए। बाकी वीडियो में तो आंसर सारे डिस्कस कर ही रहा हूँ। फोर्थ देखिए, विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोदी? तो नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो बताइए कौन था? तख्तपाल था, भीलपाल था, वासुदेव था या नागपाल था? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है भीलपाल। तो नूरपुर का राजा भीलपाल जो है वो किसका समकालीन राजा था? सिकंदर लोदी का था। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फ्रॉम विच प्लेस व्यास रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? तो जो व्यास नदी है वो किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो व्यास है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कुल्लू में होता है, कुल्लू के ब्यास कुंड से, फिर वहां से जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में वो जाती है। तो किस स्थान से जाती है? मूर्थल से, संदोल से, तांडी से या बजौरा से? तो तांडी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि तांडी लाहौल स्पीति में, तो इसको तो ऐसे ही हटा दो आप। तो बताइए जो व्यास रिवर है वो
कुल्लू से मंडी किस स्थान पे जाती है, ठीक है, किस स्थान से जाती है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है बजौरा। तो बजौरा नामक स्थान से जो है व्यास रिवर मंडी में प्रवेश करती है। और मीरथल से क्या करती है, मीरथल से जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जो है पंजाब में चली जाती है, ठीक है। पहले जो ब्यास रिवर है उसका ओरिजिन कुल्लू में होगा, फिर मंडी में जाएगी, मंडी में के बाद जो है कांगड़ा में जाएगी, और कांगड़ा के मीरथल नामक स्थान से जो है पंजाब में चली जाती है। क्वेश्चन में पूछा था मंडी में कहाँ से जा रही है, तो बजौरा से जाती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए सिक्स देखते हैं। व्हेन डिड जय सिंह हैंड ओवर द कांगड़ा फोर्ट टू संसार चंद। तो जय सिंह ने कब कांगड़ा किला जो है संसार चंद को सौंप दिया था। अब पहले आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी आपको इसका आंसर पता लगेगा। जैसे जय सिंह कन्हैया थे, इन्होंने जो है संसार चंद के साथ मिलकर जो है कांगड़ा किले पे जो है आक्रमण किया था और कांगड़ा किले को हथिया लिया था। कांगड़ा किले किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। मगर फिर जो जय सिंह कन्हैया होते हैं ये संसार चंद को जो है कांगड़ा फोर्ट देते ही नहीं है। बाद में जो है इन्हें महाराजा रणजीत सिंह मनाते हैं और ये जो है बाद में देने को तैयार हो जाते हैं। तो कब देते हैं संसार चंद को, 1780 में, 82 में, 86 में या 90 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिक्स का राइट आंसर जो है 1786 है। तो 1786 में जो जय सिंह कन्हैया है वो कांगड़ा किला किसको, संसार चंद को दे देते हैं। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालें, इजी क्वेश्चन डालने की मैंने कोई कोशिश नहीं की है। पिछला अगर आप एग्जाम देखोगे उसका लेवल इजी था, इतना कुछ हार्ड लेवल का नहीं पूछा गया था। मगर ऐसा इजी चीजें मुझे पता है आप कर लोगे। अगर एग्जाम हार्ड आ जाता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि इजी तो सब सही कर लेते हैं, जो मुश्किल करता है वही एग्जाम क्लियर करता है। सेवन देखिए, हाउ मेनी रामसर वेटलैंड साइट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर जो है वेटलैंड साइट्स है, तो 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो इजी सा क्वेश्चन है। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 3। तो रामसर वेटलैंड साइट कितनी है हिमाचल प्रदेश में, वो है टोटल 3। कौन कौन सी है, पौंग डैम हो गया, चंद्रताल हो गया, रेणुका लेक हो गया। 3 जो है रामसर वेटलैंड साइट है हिमाचल प्रदेश में। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते, अब देखिए इंडियन जीके क्वेश्चन आ गए। तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। हिमाचल जीके के कितने होंगे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जीके के टोटल 20 होंगे। तो सारे तो हिमाचल जीके डालेंगे, इंडियन जीके भी उसमें आपको डालना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन ही जो है हिमाचल जीके के आएंगे। अब 8 क्वेश्चन देखिए, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य है उसका जो विकास हुआ है वो कौन से राज्य से हुआ है, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से या उड़ीसा से। तो सिंपली पूछ रहा है मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है। 8th का राइट आंसर क्या है, 8th का जो राइट आंसर है वो है केरल। तो केरल का डांस फॉर्म है मोहिनीअट्टम। 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर सोनपुर कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। तो भारत के किस राज्य में हर साल एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मवेशी मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है ये सोनपुर कैटल फेयर है ये कहाँ पर होता है, हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है बिहार। तो बिहार का जो सोनपुर कैटल फेयर है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। 9th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए 10th देखते हैं। 10th है, when did the parliament make a comprehensive citizenship act regarding the citizenship granted by the constitution। तो कहना चाहता है संविधान द्वारा जो है नागरिकता के लिए संबंध में जो है संसद द्वारा एक व्यापक नागरिकता अधिनियम लाया गया था, यानी सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था। तो उसे कब लाया गया था, कब बनाया गया था, 1950 में, 52 में, 1955 में, 1959 में। तो बताइए सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट द्वारा, उसे कब जो है बनाया गया था। तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। इसमें ये बताया था जैसे इंडिया की जो सिटीजनशिप है यानी भारत की सिटीजनशिप है वो कैसे ली जा सकती है, बर्थ से ले सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन से, डिसेंट से या नेचुरलाइजेशन से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। ये एक्ट कब लाए थे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लाए थे। 11 देखते, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन। तो आपको बताना जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका शुभ आरंभ कब हुआ था, 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर मॉक टेस्ट मैंने ये बनाया तो ऐसे नहीं कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे। तो इंडियन जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। स्कोरिंग जगह क्या होती है, जैसे मैथ हो गया, मैथ किसी बच्चे की वैसे वीक भी होती है मगर जिनकी अच्छी होती है वो पूरे नंबर भी लेते हैं। रीजनिंग होगी, रीजनिंग में तो हर एक बच्चे को जो है 20 में से 20, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 20 भी सही कर सकते हो आप। वैसे ही हिंदी हो गया, हिंदी में आपको पता है कि समास हो गया, संधि हो गया, इनसे क्वेश्चन आते आते सीधी सी बात है। वैसे ही आपका इंग्लिश हो गया, उसमें ईडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड हो गए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आएंगे। तो ये जगह जो है आपकी स्कोरिंग होती है, मगर जीके में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
हालांकि हिमाचल जीके तो आप फिर भी कर लोगे, मगर इंडियन जीके में ऐसा है, अगर आपके पाले में गेंद गिर गई तो कर लोगे, नहीं गिरी तो ऐसा है वहां पर आप नहीं कर पाओगे, मगर छोड़ना नहीं कोई क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। एचपी प्रिजन डिपार्टमेंट जो है एग्जाम लेने वाला है, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। मगर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको नहीं छोड़ना। जीके तो आपकी बहुत ज्यादा वास्ट है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 12 देखिए, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। तो किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो जैसे कि अगर आप हिमाचल में देखो, हिमाचल में जो हट्टी ट्राइब है उसे जो है शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा मिल रहा था, तो वो किसके पास था पावर कि हाँ जो शेड्यूल ट्राइब का उनको दर्जा देना था, वो किसके पास थी बताइए? उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते यानी प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास ये पावर होती है, ठीक है, किसी भी एरिया को जो है शेड्यूल ट्राइब घोषित करना या शेड्यूल एरिया घोषित करना। तो यहाँ पर आप पूछा है शेड्यूल एरिया घोषित करने की, डिक्लेयर करने की किसके पास पावर होती है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 13 देखते हैं। The power of the president to consult the Supreme Court of India is described in which article of the Constitution of India? तो भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल में जो है ये मिलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके बाद ये पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी मैटर पे। तो 143 आर्टिकल में, 147 में, 140 या 145 में। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है 143। तो 143 आर्टिकल में ये चीज़ दी गई है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो है कंसल्ट कर सकता है किसी भी मैटर में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखिए, द हाईएस्ट पॉइंट पीक ऑफ मेघालय प्लेटू। तो कह रहे हैं मेघालय पठार जो है उसका सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा है? तो बताइए, जयंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग या गारो पहाड़ियाँ। तो जो मेघालय प्लेटू है उसका हाईएस्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर है वो है शिलांग। तो मैंने आपको बताया इंडियन जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। 15 देखते हैं, द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो आपको पूछ रहा है आरंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक जो है वर्णित नदी कौन सी थी, यानी सबसे ज्यादा मेंशन कौन सी रिवर का मिलता है अर्ली वैदिक लिटरेचर में? सिंधु का, गंगा का, शतुद्री का या सरस्वती का? तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है सिंधु। जो सिंधु नदी है इसका सबसे ज्यादा जो है ये वर्णित मिलती है अर्ली वैदिक लिटरेचर में, यानी सबसे ज्यादा मेंशन है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखते हैं, एट विच प्लेस वॉज अकबर बॉर्न, यानी अकबर का जो है जन्म स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, काबुल में, लाहौर में या आगरा में? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो अकबर का जो बॉर्न यानी जन्म स्थान था वो क्या था? अमरकोट था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17 देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कलकत्ता इन सितंबर 1920 एंड व्हिच द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड। तो कहना चाहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपली क्या पूछ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा जा रहा है। कौन? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कलकत्ता सेशन के, जो कि 1920 में हुआ था, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसे भी पास किया गया था कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन थे अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लाला लाजपत राय थे या विजय राघवाचारी थे? तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या? 17 का जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो लाला लाजपत राय जो थे अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के, जो कि 19 में हुआ था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैन फेस्टिवल। तो निम्न से आपको पूछ रहा है कि जैन त्योहार नहीं है। तो जैन क्या होता है? जैसे जैन एक धर्म है, बुद्धिज्म एक धर्म है, हिंदू जो होते हैं उनका हिंदुइज्म हो गया, वैसे ही मुस्लिम हो गए, वो अलग धर्म के हो गए। तो यहाँ जैन धर्म का कौन सा फेस्टिवल है? यानी यहाँ पर 3 फेस्टिवल मनाते हैं और एक नहीं मनाते होंगे। अब देखिए पहला दिया महावीर जयंती, तो महावीर तो 24वें तीर्थकार थे जैन के, तो ये तो मनाते होंगे। फिर देखिए दक्षिण पूर्व, बड़ी सातम, सुगंध दशमी पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है? काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे नहीं हर कोई कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? बड़ी सातम। जो बड़ी सातम है ये जैन फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों यहाँ पर है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 3 लिखी गई है और एक नहीं लिखी गई होगी। गाइड है, गोदान है, मानसरोवर है या गब्बन है? तो बताइए जो मुंशी प्रेमचंद थे उन्होंने इनमें से कौन सी बुक जो है वो नहीं लिखी थी? तो 19 का राइट आंसर क्या? 19 का जो राइट आंसर है वो है गाइड। तो जो गाइड है ये बुक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी, बाकी तीनों लिखी है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
20 देखते, वेयर डज सनसेट अकर फर्स्ट इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सूर्यास्त कहाँ पर होगा? सबसे पहले जहाँ पर सूर्य उदय होगा यानी सनराइज होगा। तो सबसे पहले सनराइज क्या होता है? ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो सूरज निकलता है सबसे पहले वो कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। तो सबसे पहले डूबेगा भी वहीं पर। ठीक है, और सबसे लास्ट में कहाँ निकलता है? गुजरात में। तो सबसे लास्ट में डूबेगा कहाँ? गुजरात में। तो यहाँ पर मगर पूछा था सनसेट सबसे पहले कहाँ पर होगा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये हमारे इंडियन जीके के क्वेश्चन थे। एचपी जीके और इंडियन जीके मिक्स था, यानी टोटल लगभग 20 के अराउंड आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब मैंने आपको बोला 10 के अराउंड जो है साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो कहना चाहता है किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। तो पूछ रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का वन मॉलिक्यूल हो और एक हाइड्रोजन का एटम हो, उनका जो वेट का रेशियो है उसे क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो 10th लेवल की साइंस जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो 10th में आपने पढ़ी भी होगी ये चीज़। इसे क्या बोलते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल हो और हाइड्रोजन के एटम एक एटम हो, जो उनका वेट का रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? मोलर मास कहते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। तो जो मैग्निफिकेशन होती है जो कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस करता है वो कैसी होती है? एक से कम होती है, एक से ज़्यादा, या एक से कम होती है, एक से ज़्यादा होती है, एक के बराबर होती है? तो जो मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस की जाती है कॉन्केव लेंस से वो कैसी होती है? वो डिमिनिश्ड होती है, यानी हमेशा एक से कम होगी। ठीक है, लेस देन 1 ही होगी। तो यहाँ पर क्या है? एक से कम। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 23 देखते हैं। लाइकोपीन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल। तो कहना चाहता है जो लाइकोपीन पिगमेंट है वो किस में मिलता है? मक्का में मिलता है, ब्लैकबेरी में, टमाटर में, या पालक में? तो बताइए जो लाइकोपीन पिगमेंट है वो किस में मिलता है? 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है टमाटर। तो टमाटर यानी टोमेटो में जो है लाइकोपीन पिगमेंट मिलता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 देखिए, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 10th लेवल की साइंस है, 10th में आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी ही होगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। 25 देखिए, सिल्क इज मेड ऑफ। जो सिल्क है वो किससे बना होता है? जो रेशम होती है वो किससे बनी होती है? कैरेटिन प्रोटीन से, कैल्गन प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से, या फेब्रोइन प्रोटीन से? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है फेब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो सिल्क यानी रेशम है वो किससे बनी होती है? फेब्रोइन प्रोटीन से बनी होती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड प्लेसेस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो प्रदूषित जगह पे नहीं उगती है। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं उगता है? पोसाइडोमस, एल्गई, लिचन, या जिम्नोस्पर्म्स? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पॉल्यूटेड प्लेस में जो है नहीं उगता? तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो लाइकन। ठीक है, लाइकन जो है ये पॉल्यूटेड प्लेस में नहीं उगता। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज स्प्रेड बाय फ्रूट बैट। तो क्या रहता है इनमें से कौन सा जो वायरस है वो फ्रूट बैट द्वारा जो है फैलाया जाता है? तो बताइए कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, निपा वायरस, या डेंगू वायरस? तो जो फ्रूट बैट्स हैं वो कौन सा वायरस फैलाते हैं? इसका राइट आंसर है निपा वायरस। जो निपा वायरस है वो फ्रूट बैट्स द्वारा जो है फैलाया जाता है। 28 देखते हैं। द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर सीन अमंग द एडोलसेंट गर्ल इन इंडिया इज। तो भारत में किशोरियों में सबसे आम देखे जाने वाला जो पोषण संबंधी विकार है वो कौन सा है? तो बताइए जो महिलाएं हैं किशोरी, यानी जो किशोरी जो एडोलसेंट होती है जिनकी 18 से कम उम्र होती है, 14 से 18 के बीच में, तो उनमें कौन सी बीमारी जो है आमतौर पे देखी जाती है? तो बताइए कौन सी देखी जाती है? बेरी बेरी हो गया, एनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, या प्लेगरा हो गया? तो बताइए कौन सी जो है बीमारी देखी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है डिसीज देखी जाती है। एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये आरबीसी हीमोग्लोबिन होते हैं ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये कम हो जाते हैं। तो एनीमिया जब ये कम हो जाएंगे तो एनीमिया इसका मतलब होता है। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। तो ये जो है एडोलसेंट गर्ल में भारत में देखा जाता है मोस्ट कॉमनली। 29 देखिए, व्हाट डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। ठीक है, आपको पूछ रहा है व्हेन डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, टोटल
TIR बोलते हैं जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कब होती है? तो रिफ्रैक्शन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, या द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है द रिफ्रैक्शन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, जब भी जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR जो है अकर होगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 30 देखते हैं, लास्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। तो आपसे पूछ रहा है जो वेल्डिंग होती है, मशीन होती है, उसमें से कौन सी गैस जो है छोड़ी जाती है। ठीक है, दो गैसों का वो मिक्सचर होता है, तो कौन कौन सी होती है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन होती है, या ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है, या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, या यहाँ पर हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन जो है उसे एसिटिलीन के साथ मिलाया जाता है, इन दोनों गैस का जो है मिश्रण होता है वेल्डिंग में जो यूज की जाती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये हमारे साइंस के क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं, अब हमारे सामने जो है हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के लगभग जो है आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कैसा पेपर आपका आने वाला है, क्या लेवल रहेगा। पिछली बार का मैंने आपको बताया इतना जो है हाई लेवल का था, इजी लेवल का ही आप उसे कह सकते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं है। जो पेपर में ज्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। तो पेपर में जो है खींच के नंबर लाने तभी सिलेक्शन होने वाली है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाती है, तो वो आपको बता रहा हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ होगी। ऐसा भी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई 75 नंबर वाला है, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, और किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी की 74 नंबर है और उसकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जा रही है, तो कुछ नहीं कह सकते किस डिस्ट्रिक्ट की कैसी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो 31 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के प्राय हैं। तो आपको बताना है प्रायवाची पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया हिंदी में टॉपिक क्या होते हैं, प्रायवाची हो गया, विलोम हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, और कहाँ से डालेंगे। तो यहाँ तो नंबर लेने ही लेने हैं। ठीक है, प्रायवाची सारे पर डालो, विलोम सारे पर डालो, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए किस विकल्प में जो है आपका पुत्र के प्राय हैं। तो बताइए किस में है। आपको यहाँ पर तन्या दे रखा है, नंदन दे रखा है, अगज दे रखा है, बल्लभ दे रखा है, या तरुण दे रखा है, आत्मज दे रखा है, वत्स्य दे रखा है, प्रणोत दे रखा है। तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या? 31 का जो राइट आंसर है वो है तन्या और नंदन। ठीक है, तन्या और नंदन ये है पुत्र के प्राय है। चलिए 32 देखते हैं, निम्न से पवन का प्रायवाची नहीं है। तो 3 होंगे और एक नहीं होगा। समीर ये जो है प्रायवाची होता है पवन का, अनिल भी होता है, मारुति भी होता है, वात जो है ये प्रायवाची नहीं होता पवन का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। 33 देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण आपको बताना है कौन सा है, राष्ट्रीय है, आपसी है, बाहरी है, या टिकाऊ है। तो बताइए संज्ञा से निर्मित विशेषण यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्र है उसका राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, यहाँ पर राष्ट्रीय है आपका। 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, राष्ट्र क्या होता है, ये जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो राष्ट्र का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 34 देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो बताइए कौन सा है, दाल है, रस्सी है, अदरक है, या मिर्च है। तो 34 का राइट आंसर क्या? 34 का जो राइट आंसर है वो है अदरक। जो अदरक है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा आपको बताना है ऑप्शन है जिसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताइए कौन सा है, पानी, ज्ञानी, नानी। नानी तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, तो पहला तो इसको ऐसे हटा दो। प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, नींबू, दही, केला, नदी, झील, सरोवर। तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नींबू, दही, केला, इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 देखते, जिनमें से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी जो लोकोक्ति है और उसका जो अर्थ बताया गया वो सही नहीं है। जैसे कि पहला क्या बोल रखा है, तुम डाल डाल तुम पात पात। तो किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। तो हाँ ये सही है। यहाँ पर मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। हाँ ये भी ठीक है। अपनी डफली अपना राग, अपना दुखड़ा रोना। तो ये आपका यहाँ पर लोकोक्ति के साथ सही अर्थ नहीं बताया गया है। ठीक है, अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब होता है संगठन का अभाव होना। तो यहाँ पर बोला है अपना दुखड़ा रोना, ये आपका यहाँ पर गलत मिलाया गया है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही
सही है। तो आपको बताना है, यहाँ पर 3 तो गलत होंगे और एक जो आपका है वो सही बताया होगा। जैसे पहले पढ़िए, तेली का बैल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखिए, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, हाँ ये एकदम सही है। ठीक है, सुना भी होगा आपने, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बोल जाना। तो ये आपका यहाँ पर सही मुहावरा है और उसका अर्थ बता रखा है। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 38 देखते हैं, घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, घुड़सवार क्या हो गया, घोड़े की सवारी करने वाला, तो इसमें कौन सा समास है। ठीक है, समास मैंने आपको बोला फिर से, समास संधि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अविभाव है, कर्मधारय, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। तो बताइए, घोड़े की सवारी करने वाला कौन होता है, घुड़सवार होता है। तो 38 का राइट आंसर, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा है, शयनागर है, आत्मनिर्भर है, श्रद्धांजलि है, मुखचंद्र है। तो यहाँ पर कौन सा है, मुखचंद्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो आपको बताना है यहाँ पर किसका जो संधि विच्छेद है वो सही है। ठीक है, 4 का दे रखे ऑप्शन, इनमें से 3 का जो है गलत संधि विच्छेद किया होगा और 1 का सही कर रखा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताऊंगा। 40 का जो राइट आंसर है वो क्या है, चिदाभास। ठीक है, चित प्लस आभास, ये आपका यहाँ पर सही संधि विच्छेद है, बाकी यहाँ पर सारे गलत है। जैसे कि अगर मैं आपको और बताऊं कि हाँ यहाँ पर कौन सी गलत है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा दे रखा है, तो पित्र प्लस आज्ञा दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, त होना था और नीचे उसकी र की, तो तब ये ठीक होना था। जैसे सदाचार दे रखा है, तो यहाँ क्या होना था, सत्य होना था, सत्य। ठीक है, यहाँ ओ की बात है, तो ऐसे ठीक होना था। तो यहाँ पर आपके ये तीनों गलत है, जो ए ऑप्शन है ये ठीक है। तो सही वाला पूछा था, सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 41 देखिए, अब यहाँ देखिए, अच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद। ठीक है, उच्चिष्ट जो है इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर बताइए, उच्चिष्ट का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का जो राइट आंसर है वो उत प्लस शेष। ठीक है, ये यहाँ पर सही संधि विच्छेद है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 42 देखिए, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, तो सार्थक शब्द बताइए, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो क्या है, कलंगार है, कुलकुटक है, कुलकूत केतु है, या कुलीन है। तो 42 का राइट आंसर क्या है, 42 का जो राइट आंसर है वो है कुलकेतु। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह है कि अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके लिए आप वन वर्ड क्या यूज करोगे, उसे क्या बोलेंगे, कुलकेतु बोलेंगे। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसके लिए वन वर्ड क्या यूज किया जाएगा, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलते हैं, पिपासु बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, या तपस्वी बोलते हैं। तो ये दो तो ऐसे हटा दो। बताइए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला इसे क्या बोलते हैं। 43 का राइट आंसर क्या है, इसे बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक है, जो जिज्ञासु होता है वो कौन होता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 44 देखते हैं, मेरा खिलौना टूटा है, वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। मेरा खिलौना टूटा है, तो बताइए मेरा, बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक होगा, अनिश्वाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, या संबंधवाचक होगा। तो 44 का राइट आंसर क्या है, 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुरुषवाचक। ठीक है, मेरा खिलौना टूटा है, तो यहाँ मेरा क्या है, ये पुरुषवाचक है। तो आपको पहले तो सर्वनाम पता होना चाहिए, जैसे प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तभी आप जो है इन चीज़ों को पता कर पाओगे। अब मैंने एकदम से देखा मेरा खिलौना टूटा है, हाँ मेरा क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है, तो क्योंकि मीनिंग पता था। तो वैसे ही हिंदी की आपके जो है बेसिक चीज़ें, मगर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नंबर आप यहाँ पर ले सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। हम क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके जीके पढ़ते रहते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। मगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इतने सारे सब्जेक्ट है जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जीके तो पढ़नी पढ़नी है, मगर जीके में ऐसे नहीं कि जीके ही जीके पे लगे रहना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों को ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पर आप नंबर खेल सकते हो। मैंने बोला जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई पता नहीं आपको क्या पूछा जाएगा, मगर यहाँ हमें पता है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 45 देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई हो गया, कौन हो गया, जो हो गया, वह हो गया। तो बताइए संबंधवाचक, जैसे मैंने आपको बताया सर्वनाम कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर आपसे पूछा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है इनमें से। 45 का राइट आंसर क्या है, 45 का जो राइट आंसर है वो है जो। ठीक है, जो क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 46 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। तो राइट आंसर क्या है, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 47 देखें, शेर
हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो शेर जो है ये कैसा होगा, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या पुरुषवाचक। तो भाववाचक पुरुषवाचक तो कोई यहाँ पर सेंस नहीं, जातिवाचक है। ठीक है, शेर क्या है, पूरी जाति का बोध कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो शेर कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहा कि सारे शेरों को बोल रहा है कि हाँ सारे शेर जो है हिंसक जानवर है, तो ये जातिवाचक में आएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 48 देते हैं। किस विकल्प का विलोम शब्द युगम असंगत है। तो यहाँ पर आपको बताना है विलोम कौन सा जो है यहाँ पर गलत मिलाया गया है। जैसे अनुराग का विराग, हाँ ये ठीक विलोम बताया है। उचित का अनुचित, हाँ ये भी ठीक बताया है। यहाँ पर क्या बोला है, श्वेत और श्याम, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, अमल और विमल, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये आपका गलत यहाँ विलोम बताया गया है। 49 देखिए, सज्जन शब्द में आपको उपसर्ग का प्रयोग बताना है, कौन सा उपसर्ग जो है प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले संधि पता होनी चाहिए। हाँ सज्जन की जो संधि है वो क्या होती है। अब सज्जन की अगर मैं संधि करनी है कैसे करूंगा, सत प्लस क्या होगा यहाँ पर जन होगा। तो अब देखिए कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग स्टार्टिंग होता है, सत कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50। राजा सेवक को कंबल देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब कारक पता होना चाहिए तभी आप आंसर बता पाओगे। जैसे कारक क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा जो है संप्रदान के लिए जो है अपदान से, तो ये आपके कारक होते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हो। तो यहाँ का बोला राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पर कौन सा जो है आपका कारक है। 50 का राइट आंसर क्या है, 50 का जो राइट आंसर है वो है संप्रदान कारक। ठीक है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये आपके टोटल 20 हिंदी के क्वेश्चन थे। आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम जो है 20 इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम ये तो आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां आपको सिनोनिम और एंटोनिम देखने को ना मिले। ठीक है, 51 देखिए, डेलीजेंट का आपको सिनोनिम बताना है। डेलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा, फूल, अनहैप्पी, हार्ड वर्किंग या डिसअपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले डेलीजेंट क्या होता है, डेलीजेंट होता है कोई कांस्टेंट इन एफर्ट टू अकम्प्लिश एनीथिंग, मतलब किसी काम में आप लगे हो कि हाँ वो मुझे करना ही करना है। जैसे आपने सोच रखा है कि हाँ जेल वार्डर लगना ही लगना है, आप अच्छी सी मेहनत करें तो आप डेलीजेंट हो। ठीक है, तो क्या होगे, हार्ड वर्किंग हो गए सिनोनिम की, हाँ पर करके दिखाना है, इस बार नौकरी लगना ही लगना है। ठीक है, तो इतनी अच्छी वैकेंसीज आ रखी है, टोटल 91 के अकॉर्डिंग अराउंड वैकेंसी है। ऐसे नहीं कहूँगा अच्छी है, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कट ऑफ आपकी जाती है। और पिछली बार इतनी खास नहीं गई थी, मगर इस बार का कुछ कह नहीं सकते, आपको पता है इतने टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, तो तैयारी तो अच्छी करनी पड़ेगी। 52 देखिए, प्री डोमिनेंट सिनोनिम। ठीक है, प्री डोमिनेंट का आपको सिनोनिम बताना है। लवेबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वैग्य होगा या अश्योरेंस होगा। तो प्री डोमिनेंट क्या होता है, जैसे मेनली हो गया, मोस्टली हो गया, तो इसका आपका जो सिनोनिम बनेगा वो इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 53 देखिए, फोरमोस्ट का एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट होते हैं। फोरमोस्ट का अपोजिट क्या होगा, हिंडमोस्ट, अनइम्पॉर्टेंट, डिस्पोज्ड या मेच्योर। तो फोरमोस्ट क्या हो गया, फोरमोस्ट जैसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो अनइम्पॉर्टेंट ही होगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 54 देखिए, टेरिबल का एंटोनिम बताना है आपको। तो टेरिबल का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर, सूथिंग होगा, फ्राइटिंग होगा। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर टेरिबल, हाँ टेरिबल पिक्चरों भी देखोगे वहाँ टेरिबल है, हाँ मतलब बेकार सा, तो इसका जो आपका एंटोनिम होगा सूथिंग होगा। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ड अगर एग्जाम में आ जाए तो इजीली आप कर लोगे। अब 55 देखिए, पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहे हैं, पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, यानी वह व्यक्ति जो धर्म का त्याग कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। उसके लिए वन वर्ड पूछ रहे हैं यहाँ पर, अपोस्टल बोलेंगे, अपोथेसिस बोलेंगे, रेनेगेट बोलेंगे, चार लैटन बोलेंगे। तो 55 का राइट आंसर क्या है, 55 का जो राइट आंसर है वो है रेनेगेट। ठीक है, कोई पर्सन जो है अपने धर्म का जो है उस त्याग कर देगा तो उसे क्या बोलेंगे, रेनेगेट बोलेंगे। ठीक है, पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन उसे बोलेंगे रेनेगेट। 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ पॉयनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अ पॉयनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट यानी कोई बंदा है जो मतलब एक पर्टिकुलर बिलीफ को जो है सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपोस्टल, अपोथेकेरी, अपोथेओसिस या रेनेगेट। तो 56 का राइट आंसर क्या है, 56 का जो राइट आंसर है वो है अपोस्टल। ठीक है, अपोस्टल उसे बोलेंगे। ठीक है, किसी भी चीज पॉपुलर जो बिलीफ है उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसे हम अपोस्टल बोलेंगे। ठीक है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 57 है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल। अब यहाँ पर क्या आपका है, ईडीएम फ्रेजेस। तो एग्जाम में ईडीएम फ्रेजेस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ, पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पर प्ले टू द गैलरी है, इसका आपका जो है ईडीएम फ्रेजेस का क्या मतलब बनता है। तो 57 का राइट आंसर क्या है, 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट। ठीक है, अटेम्प्ट टू अपील द पॉपुलर टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द क्रिकेट मैच प्रूव टू बी ए बिग ड्रॉ। तो इसका मतलब क्या है, बिग ड्रॉ का मतलब क्या है, ह्यूज अट्रैक्शन। ठीक है, बिग ड्रॉ है मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। अभी देखो कि हाँ बिग ड्रॉ मतलब बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, तो वो क्या हुआ, ह्यूज
अट्रैक्शन है, ठीक है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम वॉज सीनियर टू साम इन कॉलेज, तो देखिए सीनियर टू का यूज़ किया गया, तो ये आपका ठीक यूज़ किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर नो एरर है, ठीक है। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, ऐसे ही बोलेंगे इसको, ठीक है। सीनियर टू होता है, ठीक है। तो 60 देखिए, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, तो यहाँ पर पढ़ते ही पता लगे सिचुएटिंग गलत हो गया, सिचुएटेड होना चाहिए था, 2190 मीटर अबव द सी लेवल, तो यहाँ पर गलती क्या है, ऑप्शन बी में आपकी गलती है। चलिए 61 देखते हैं। एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका सेंटेंस है, जैसे ये देखा है पैसिव वॉइस में, ठीक है, और है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। क्या देखा है, एवरी डिजास्टर इफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका रूल होता है, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रूल क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, हैव और हैज का यूज होगा, ठीक है। हैव या हैज़ का यूज होगा, तो देखिए हैव और हैज़ कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, हैड वाला नहीं होगा, हैज़ यहाँ दे रखा है। ए, सी और डी में से इसका आंसर होगा। फिर आपका जो आगे है V3 होना चाहिए, ठीक है, V3 होना चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। तो यहाँ पर कंपनसेटेड कहाँ दे रखा है, कंपनसेटेड यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर नहीं है, तो ये भी कट गया आपके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। तो 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये रूल्स होते हैं, जब भी आप सेंटेंस देखोगे कैसा है, उसमें रूल कैसा आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये रूल लग रहा है, तो एक्टिव पैसिव में रूल ही होता है। बाकी यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इसमें भी आपका वही है, आपको पहले सेंटेंस पता होना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट टेंस में बोल रखा है कि हाँ रेन डिस्टर्बटेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। रूल पता होना चाहिए, उससे आप जो है आंसर बता पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव पैसिव में बहुत चीज़ें होती है समझाने की। अगर हाँ एक क्वेश्चन में बोलूँ तो एक क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी क्लास समझनी पड़ेगी। हर एक आपकी सेंटेंस का रूल होता है कि हाँ अगर ऐसी सेंटेंस आपको पास्ट में दिया तो क्या रूल लगेगा, प्रेजेंट में दिया तो क्या रूल लगेगा। तो इसमें क्या है, 62 का जो राइट आंसर है आपको डायरेक्टली बताना, लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्बटेड बाय द रेन। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब यहाँ पर बोला फाइंड आउट द वर्ड दैट स्पेलिंग विच इज रॉन्ग। अब यहाँ पर स्पेलिंग आपको बतानी किसकी गलत है, ठीक है। इंपीडमेंट दे रखा है, जजमेंट दे रखा है, मेरीमेंट दे रखा है, एम्बेरसमेंट। तो यहाँ स्पेलिंग किसकी, जजमेंट की गलत है, ठीक है। जजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, JUDGE आता है, ठीक है। ई तो लगाने भूल गए, यहाँ पर आपकी जो है जजमेंट की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कैन की जगह क्या आना चाहिए, ही आस्क्ड मी इफ आई मे, आई वुड, आई विल या नो इम्प्रूवमेंट। तो 64 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आएगा मे, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई मे हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। 65 है, ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही। अब यहाँ पर आपको बताना कौन सा आएगा, वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट, वर्कड हार्डली फॉर इट, ये तो आपको पढ़ने में गलत लग रहा है। हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, ये भी गलत लग रहा है। यहाँ पर वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो 65 का राइट आंसर क्या है, 65 का जो राइट आंसर है वो है वॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट, ठीक है। ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 66 देखिए, आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, बिसाइड आएगा, लॉन्ग, एट या बिसाइड। तो यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स में से एक आएगा, ठीक है। आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। तो बताइए बिसाइड और बिसाइड्स में से एक आएगा। अब दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे बिसाइड क्या होता है, ये आपका जो ये वाला बिसाइड दिया इसका मतलब है क्लोज हो गया या नेक्स्ट हो गया। जो ऊपर वाला बिसाइड दे रखा है इसका मतलब होता है जैसे एडिशन, किसी के एडिशन या अपार्ट फ्रॉम हो गया, तो वो तब यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा, आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 क्या है, दिस प्रोजेक्ट वुड एनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरी विलेजर टू गवर्न देयर ओन डेस्टिनी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इस अंडरलाइन वर्ड की जगह आना चाहिए जो इसे इंप्रूव कर देगा। 67 का राइट आंसर क्या है, 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिस प्रोजेक्ट वॉज एनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरी विलेजर टू गवर्न हिज ओन डेस्टिनी। 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 68 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन बताना है। माई सन गोज टू ऑफिस इन 9:30 बस, ऑन 9:30 बस, बाय 9:30 बस या थ्रू 9:30 बस। तो थ्रू तो यहाँ होगा नहीं। 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑन, ठीक है। माई सन गोज टू ऑफिस ऑन 9:30 बस। 69 दिया है, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मॉडल आएगा। हैड आई बीन इन द क्लास आई डैश हैव लर्न द लेसन। तो बताइए वुड आएगा, शुड, विल या मस्ट। तो 69 का राइट आंसर क्या है, 69 का जो राइट आंसर है यहाँ पर है वुड आएगा, ठीक है। Had I been in the class, I would have learned the lesson। 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 70 है, which of the following is pair is correct। अब आपको बताना है कौन सा जो सेंटेंस है वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर चार सेंटेंस दिए। He is too gentle that he will not cheat you। He is so gentle that he cannot cheat you। He is too gentle so he will cheat you।
ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। तो बताइए 70 का राइट आंसर क्या है? 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पर आपका ठीक है। तो ये हमारे 20 इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब जो है हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो 20 के 20 आप सही कर सकते हो। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। तो यहाँ पर 4 जो है बिलोंग करेंगे, एक नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो कॉर्निया हो गया, रेटिना, प्यूपिल, विजन। अब आप देख सकते हो ये तीनों, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ आई है, ठीक है। तो पार्ट है, बाकी विजन जो है पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो विजन तो बता रहे हैं कि हाँ विजन है, मगर जो पार्ट होते हैं आई के वो है कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी इसमें अलग कौन सा है? वो ऑप्शन डी है। चलिए 72 देखते हैं। फाइंड द नंबर दैट नॉट फॉर्म्स द ग्रुप। अब आपको बताना है कौन सा जो नंबर है वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो 3 होंगे और 1 नहीं होगा। देखिए 175 ये 5 से डिविजिबल है, 385 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, 495 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हो, 572 को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपका जो है इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 73 में फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको यहाँ पर नंबर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अगर आपको मान लीजिए 3 से 7 पे जाना है तो कैसे जाओगे? 3 इंटू टू प्लस 1 कर दोगे। 3 इंटू टू 6 हो गया, प्लस 1 के 7 आया। अब 7 से मान लो 15 में जाना है, कैसे जाओगे? 7 इंटू टू करोगे, प्लस 1 करोगे, हाँ 15 हो गया। 15 से आगे जाना है तो कैसे करोगे? 15 इंटू टू करोगे और प्लस 1 करोगे। 15 इंटू टू 30 हो गया, प्लस 1 के 31 आ गया। तो 31 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है आगे बताना है कि कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। तो बीच में देख रहे हो आप ए, तो यहाँ पर भी ए, बीच में ए होनी चाहिए। ऑप्शन में हर जगह ए दे रखा है। लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या दे रखा है? आर दे रखा है, एस दे रखा है, टी दे रखा है, यू दे रखा है। तो जो आप अल्फाबेट पढ़ोगे जैसे ABCDEFGHIJKLMNO PQR STUV, तो यहाँ वी होना चाहिए। तो ए वी कहाँ है? लास्ट में देखिए ए वी यहाँ पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको बताया रीजनिंग में जो है आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3 से 6 हुआ, 6 से 11, 11 से 18, अगला क्या होना चाहिए? तो बताइए क्या होना चाहिए? अब 3 से 6 गया तो +3 हुआ, ठीक है, +3 लिख देता हूँ ऊपर। अब यहाँ से 6 से 11 गया, क्या हुआ? +5 हुआ। अब 11 से 18 गया, क्या हुआ? +7 हुआ। तो अगला क्या होगा? +9 होना चाहिए। तो 18 पे 9 प्लस किया 27, तो 27 यहाँ पर भी, यहाँ पर ए और डी में से ही कोई इसका आंसर होगा। फिर देखिए एफ से जी में जा रहा है, जी से आई में जा रहा है, आई से एल में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एफ से जी में जा रहा है तो आपका एक टर्म बढ़ रहा है। देखिए ABCDEFG, ठीक है, एफ जी एक ही बढ़ा। जी से आई में जाना है, FGHI, तो एच यहाँ पर एक टर्म प्लस, मतलब 2 प्लस हुई। फिर यहाँ से जाएगा तो 2 प्लस होगी, फिर अगले में 3 होगी। तो ऐसा आपका जो है अल्फाबेटिक सीरीज देखोगे वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा? पी होना चाहिए था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 76 देखते हैं। अब देखिए अर्थ है और हार्ट बताया, तो वैसे आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए अर्थ है और हार्ट है, देखिए सारी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ भी है, टी यहाँ है, टी यहाँ भी है, एच यहाँ है, एच यहाँ पर भी है। तो देखिए कौन से में है जो है आपकी सारी स्पेलिंग दे रखी है। जैसे यहाँ पर देखिए टी दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है, आर दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, पी दे रखा है, पी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी में नहीं है। जैसे यहाँ डी है तो यहाँ डी तो है ही नहीं किसी में, यहाँ आपका डी है, यहाँ बी दे रखा है, तो ये आपका जो है सेम स्पेलिंग कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 17 देखिए, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज एग्जीक्यूटिव इज कोडेड एज दिस, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है उसे कोड कैसे किया जा रहा है? ऐसे कोड किया जा रहा है कुछ। तो आपको पूछ रहा है जो यहाँ पर ये वाला वर्ड दिया है इसे कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए पहले EXECUTIVE ऐसे लिख दो, फिर TCIEUXVEE। अब देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है। जैसे कि मैं देखूँ, हाँ टी जो है यहाँ पर जा रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6, छठा वाला जो है पहले में जा रहा है, तो छठा वाला पहले में जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो एल पहले होना चाहिए। एल कहाँ है? यहाँ पर पहले। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 77 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। तो जल्दी जल्दी करने जैसे भी आपसे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ बीट दे रखा है, बीट दे रखा है, और यहाँ पर YVZG दे रखा है। अब देखिए ए जहाँ पर है वहाँ पर Z है, यानी जो अल्फाबेट है वो रिवर्स है। ए स्टार्टिंग होता है अल्फाबेटिक में और Z जो है लास्ट होता है। 26 जो आपके अल्फाबेट होते हैं उसमें Z लास्ट होता है, तो वही है। ये माइल्ड लिख रखा है। अगर माइल्ड आप देखोगे दूसरी साइड से देखना आपने कौन सी जो है वहाँ पर लेटर आ रहे हैं। जैसे बी है, बी देखिए कौन सा सेकंड आता है, AB, फिर वैसे ही लास्ट में जो है YZ होता है, तो Y देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है। तो उल्टे अल्फाबेट यहाँ पर जो है लिख रखे हैं। तो 78 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 78 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
79 क्वेश्चन देख क्या देखा है, पॉइंटिंग टू वुमेन अभिजीत सेड। तो देखिए यहाँ अभिजीत है, ठीक है, अभिजीत ने एक वुमेन को देख के क्या बोला, तो क्या बोला देख लेते हैं। हर ग्रैंड डॉटर, यानी उसका जो डॉटर, कोई भी बेटा या बेटी होगा उसका भी जो है जो है डॉटर होगी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो वो क्या कह रहा है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, यानी उसके ब्रदर का जो है वो एकलौती डॉटर है। तो मतलब क्या, वो वुमन क्या होगी, वुमन जो है बी की मम्मी होगी, ठीक है, बी यहाँ पर होना था ये। तो अभिजीत और जो उसका भाई है उसकी जो वुमेन है वो मदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पूछे हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत, तो वो उसकी मदर है, तो यहाँ पर क्या मदर ही आएगा आपका, ठीक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 80 के, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, ए सन बी इज मैरिड विथ सी, ठीक है, क्या कह रहा है, ए का जो सन है, ठीक है, ए का सन कौन है, ए का सन है बी, इज मैरिड विथ सी, तो ये सी के साथ मैरिड है, ठीक है, सी के साथ मैरिड है, ये इसकी वाइफ होगी, ठीक है, डब्ल्यू पर लिखता हूँ वाइफ होगी। सी हुज सिस्टर डी, तो इसकी सिस्टर कौन है, इसकी सिस्टर डी है, ठीक है, इसकी सिस्टर है, इज मैरिड टू ई, ये ई से मैरिड है। द ब्रदर ऑफ बी, और ये बी का भाई है, ठीक है, ये दोनों बी और ई जो है भाई है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी ए से रिलेटेड कैसे, ये जो है ए का भी बेटा होगा और ये इसकी बहू होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या ये दे रखा है डॉटर इन लॉ, हाँ ये दे रखा है बहू। तो 80 का राइट आंसर क्या है, 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला ए इज 3 ईयर्स ओल्डर टू बी, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए जो है 3 साल छोटा है बी से, तो ए इज 3 ईयर ओल्डर टू बी, यानी 3 साल बड़ा है, सॉरी, तो ए जो है वो किसके बराबर होगा, बी प्लस 3 के बराबर होगा। 3 एंड 3 ईयर्स यंगर टू सी, तो ए जो है 3 ईयर्स यंगर है, यानी ए प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। और बी और डी जो है वो ट्विंस है, यानी बी और डी बराबर होंगे। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी एंड डी, तो सी और डी जो है वो कितने ईयर, हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू डी, तो सी जो है कितने ईयर ओल्डर है डी से। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी की जगह जो है डी पुट करो, तो यहाँ बी है तो यहाँ डी पुट कर सकते हैं, दोनों की एज बराबर है। ए का जो है डी प्लस 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखिए डी प्लस 3 लिख दो, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया, यानी डी प्लस 6 इज इक्वल टू सी, यानी 6 ईयर ओल्डर है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिए इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 14th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, तो अगर 7th है लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से 14 है, तो इन्हें प्लस करके -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 प्लस 14 21, -1 किया 20 इसका राइट आंसर है। टोटल कितने रो में ट्री हैं, 20 हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। इन अ रो ऑफ 30 पीपल, अब 30 पीपल की रो है, सौरभ जो है 13 है फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट से 13 है, ठीक है, तो राइट से फाइंड करते हैं। राइट से कैसे फाइंड करोगे, 30 जो है लोग हैं रो में, उसकी सौरभ की जो पोजीशन है वो 13 है लेफ्ट से, इसमें आपको जो है -13 करना है और क्या करना है, -13 और +1 कर देना है, इसकी जो है राइट से पोजीशन आ जाएगी, वो कितनी होगी, यहाँ पर जो है 13 करोगे तो कितना हो गया 17 हो गया, ये 18 हो गई, ठीक है, जो इसकी राइट से पोजीशन है वो 18 आ गई। अब यहाँ पर हमें गौरव की जो है राइट से वो ऑलरेडी दे रखी है, वो कितनी है 15 है, तो यहाँ पर पूछा इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो 16 17, ठीक है, 15 से लेके 18 के बीच में 2 आ रहे हैं, 16 और 17, तो 2 ही व्यक्ति इनके बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 84 देखिए, इफ फुटबॉल इज कॉल्ड क्रिकेट, क्रिकेट इज कॉल्ड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज कॉल्ड बैडमिंटन, बैडमिंटन इज कॉल्ड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज कॉल्ड हॉकी, हॉकी इज कॉल्ड गोल्फ, देन हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज कॉल्ड नॉट प्लेड यूजिंग बॉल, तो बॉल से कौन सा गेम नहीं खेला जाता, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन तो जो है कॉक से खेला जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, बैडमिंटन इज कॉल्ड वॉलीबॉल, तो इसका राइट आंसर क्या है, 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, 84 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए 86 देखते हैं, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट, ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, पहले चलते हैं, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर चला, आई टर्न टू द राइट, राइट ले चलो, एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलाया, एंड देन आई टर्न टू लेफ्ट, तो लेफ्ट जो है मूव किया कितना 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है इन द एंड आई वॉज इन नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो पूछ रहा है यहाँ पर फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, तो साउथ से इसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 85 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए 86 देखते हैं, इफ 4 days आफ्टर 15 जनवरी संडे, ठीक है, 15 जनवरी के 4 दिन बाद जो है संडे होगा, देन व्हाट वाज द 10 डे बिफोर 15 जनवरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 दिन है 10 दिन है, टोटल कितना हो गया 14 दिन हो गए, तो 14 जब भी हो 7 का मल्टीपल हो तो सेम डे आता है, तो संडे ही यहाँ पर आना चाहिए। तो 86 का राइट आंसर क्या है, 86 का जो राइट आंसर वो है रविवार, संडे ही आएगा, ठीक है। अगर 15 जनवरी के 4 दिन बाद संडे है तो पूछ रहा है 15 जनवरी से 10 दिन पहले क्या होगा, तो 4 और 10 14 दिन हो गए टोटल, तो
तो जो है आपका हर 7 दिन में जो है सेम डे आ जाता है। अगर मंडे होता तो मंडे ही आता, 7 दिन बाद चेंज हो जाता है। 21वें दिन भी वही आएगा, 28वें दिन भी वही आएगा। तो 14 यहाँ पर आपका ऐड हो रहा था, तो रविवार ही यहाँ पर आना चाहिए। चलिए 87 देखते हैं। कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक बर्थडे जो है वो फॉल होता है 20 से लेके 28 के बीच में, ठीक है। फिर बोल रहे गीता को जो है याद है कि दीपक का बर्थडे है वो कब है, 12 से लेके 22 के बीच में। तो यहाँ पर उसका बर्थडे कब होना चाहिए, तो 20 और 22 के बीच में क्या है, 21 आया, तो 21 को उसका बर्थडे होना चाहिए। तो 21 मई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बॉक्सेस बनाने हैं। ये आपका जो है पजल टाइप दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब मैं आपको जो है सीक्वेंस बना के देता हूँ, खुद इसको बनाना। सबसे ऊपर एफ होगा, डी होगा, ई होगा, फिर ए होगा, फिर जी होगा, फिर बी होगा, फिर एच होगा और फिर सी होगा लास्ट में, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये बनना चाहिए और आप आंसर सारे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। जैसे 88 का राइट आंसर क्या है, 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 89 का राइट आंसर क्या है, 89 का भी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 89 का भी राइट आंसर डी है। 90 का भी राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखते हैं मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आगे, तो मैथ के लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds, how long it will take to पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 65 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले क्या होते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, पहले पोल को क्रॉस किया 240 मीटर, और जो यहाँ पर टाइम लगा वो कितना लगा 24 सेकंड। तो यहाँ पर इसे कट करो 10, ठीक है। 10 की उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। एस इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। एस इक्वल टू 10 आ गया, एस हमें पता है 10 उसकी स्पीड है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 65 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, पहले ट्रेन की खुद लेंथ 240 हो गई, प्लस प्लेटफॉर्म कितना हो गया 640 हो गया, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको इसकी स्पीड से करना है, ठीक है। 10 इसकी स्पीड है, तो 24 240 प्लस 650, तो 240 प्लस 650 कितना हो गया, अगर इसको ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 890, ठीक है। 890 हो गया, डिवाइड बाय 10 है, 0 से 0 काटो, 89 इसका राइट आंसर आना चाहिए। तो 89 सेकंड में जो है वो क्रॉस कर देगा। 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 92 करते हैं। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज इतना 4:3। आफ्टर 6 ईयर अर्जुन एज विल बी 26 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट द प्रेजेंट। तो इसमें आपको कैसे करना है, जैसे कि अगर मैं सोचूं प्रेजेंट एज जो है अरुण और दीपक की वो कितनी है, 4:3 है। तो 4x मान लो 4 का कोई मल्टीपल है, और दीपक की जो एज है वो 3x का मल्टीपल है। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल बाद, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 4x प्लस 6 करूंगा, वो किसके बाद आना चाहिए 26, क्योंकि उसने बोला है 6 साल बाद जो अरुण की एज है वो 26 हो जाएगी। तो 4x प्लस 6 हो गया 26। तो यहाँ पर जो है 4x आ जाएगा आपका 20 के बारे में, बराबर x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें जो है दीपक की परसेंटेज पूछिए, दीपक की कितनी है 3x है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट आंसर 15 आ जाएगा। 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर हार एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर हार, हिज एवरेज स्पीड इज। अब यहाँ एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे 2 इंटू 6 इंटू 3, नीचे आपको 6 प्लस 3 करना है, वो कितना हो जाता है, जैसे 2 इंटू 3 12 हो गया, 12 3 से कितना हो गया 36 हो गया, नीचे क्या है 6 प्लस 3 9 हो गया। अब इसको काटोगे 4 जा, तो 4 इसका राइट आंसर, 4 किलोमीटर पर हार। 93 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। 94 है, राज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज, व्हेन 25% ऑफ द वर्क इज डन अभिजीत ज्वाइंड एंड कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज राज एंड अभिजीत कैन डू द वर्क टुगेदर। तो कह रहे राज ने एक काम जो है 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। 20 दिन में कर सकता है यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है, अगर 100% काम है तो 20 दिन में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 0 से 0 गया, यहाँ पर आपका आ गया 5, यानी 5% उसकी एफिशिएंसी होगी। तो 5% किसकी एफिशिएंसी है, राज की। वैसे ही उसने जो है 25% वर्क कर दिया, 75 बचा। अब जो है जो अगला कौन आता है, अभिजीत आता है, वो 10 दिन में कर रहा है, तो जो उसकी एफिशिएंसी कितनी है वो है 7.5, यानी दोनों की कितनी होगी, ऐड करो 12.5 उनकी एफिशिएंसी हो गई। तो बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने टाइम पे करते हैं, तो 100% अगर वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी 12.5 है, ऐड कर दी थी हमने। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको काटोगे 8 जार, ठीक है। तो 94 का राइट आंसर क्या है, 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ रुपीज 1200 इज इतना। तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1440 में से 1200 माइनस को कितना हुआ, 240 इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल 1200 था, रेट हमें पता नहीं है, टाइम 2 साल है, और ये 100 से डिवाइड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जा ये 2 जा, तो यहाँ 20 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 10 आएगा, ठीक है। तो रेट कितना आ गया, 10 आ गया, तो राइट आंसर 10% है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 96 के। The cost of an article was 75. The cost was first increased by 20% and later it was reduced by 20%. The present cost of the article. तो देखिए 75 रुपये उसकी कॉस्ट थी, फिर उसे 20% से इंक्रीज किया, यानी 120 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ रिड्यूस किया गया 20% से, यानी 80 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये सारी मैथ है, अब यहाँ पर आपको समझाऊंगा नहीं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैथ है, अब ये हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी कराते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। जेल वार्डर के लिए हमने पूरा ऑनलाइन बैच बिठा रखा है, जिसमें जो है हम हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, 7 के 7 सब्जेक्ट डेली पढ़ाते हैं। डेली आपको जो है 5 घंटे लाइव क्लास दी जाएगी, लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड मिलेगी, सारा स्टडी मटेरियल हम देंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर पाओ। अब देखिए यहाँ पर इसको कट करना है तो कैसे करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यहाँ पर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 जा 25, 4 जा 4, 1 जा 4, 3 जा। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, 8 9 से कितना हो गया, 72 हो गया, तो 72 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 97। अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। तो 9 इनिंग्स का उसका सर्टेन एवरेज है, मान लेते हैं एवरेज क्या है 9x, ठीक है, x मान लेते हैं एवरेज है, ठीक है। 9x उसका टोटल स्कोर हो गया। 10वीं इनिंग में इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन, देयरबाय ही इंक्रीजिंग एवरेज बाय 8 रन। तो 8 रन से उसकी एवरेज बढ़ती है, एवरेज x मानी, उसमें 8 प्लस कर दो, 10वीं इनिंग से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करोगे 10वीं इनिंग यानी टोटल 10 इनिंग से 9 इनिंग माइनस करोगे, कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि 10वीं इनिंग का 100 उसका स्कोर है। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 10x आएगा, ठीक है, प्लस 80 आएगा, माइनस 9x आएगा, इक्वल टू 100 आएगा। तो देखिए 10x से 9x किया, x बचा, 80 यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस होगा, तो x जो है उसका एवरेज है। अब यहाँ पूछा हिज न्यू एवरेज, न्यू एवरेज क्या है, जब 8 प्लस करोगे, तो 20 था, 20 में जो है 8 प्लस करोगे कितना हो गया, 28 हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इन द रेशियो दिस, ठीक है, 2:3:4। इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू दिस, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास इन द बिगनिंग। तो पहले 3 क्लास का रेशियो बता दिया, ठीक है, 2x 3x 4x वैसे मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2x 3x दो ही लेते हैं पहले, 2 और 3, ठीक है। इसमें 12 ऐड कर दो, 12 बच्चे ऐड किए, प्लस 12 प्लस 12। अब रेशियो कितना आना चाहिए, या 8 11 दे रखा है, तो 8 11 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 22, ये 22x हो गया। 12 को 11 से करोगे 132 हो गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 को 3 से करोगे कितना हो गया, 24x हो गया। और यहाँ पर जो है 8 12 से कितना होता है, 8 12 से 96 हो गया, प्लस 96 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 2x बचेगा, ये हमारा 96 था, वहाँ पर जाएगा तो 4 और ऐड कर दो, 36 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 18 आ गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू हमारे पास 18 है, x हमारा 18 के बराबर है। यहाँ पर पहला जो है बिगनिंग में पूछा था 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो x की वैल्यू हमें पता है, तो 2 18 से कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। फिर 2 यहाँ पर आपको किससे करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 54 हो गया। फिर जो है आपको यहाँ पर 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 18 से करोगे 72 आ गया, इसको ऐड करोगे 162 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 99। कमल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 9000, ठीक है, 9000 इन्वेस्ट किए कमल ने, ठीक है, तो 9000 इन्वेस्ट किए। 5 महीने बाद जो है समीर ज्वाइन करता है 8000 रुपये के साथ, 8000 के साथ जो है समीर ने ज्वाइन किया, और एट द एंड इतना उनका प्रॉफिट हुआ 6970 का। तो जो कमल था उसने 12 महीने इन्वेस्ट किया, जो समीर था वो तो 5 महीने बाद आया, तो 12 में से 5 के 7 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 7 महीने की इन्वेस्ट किया। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट कर दो। अब यहाँ पर देखिए 7 8 जा 9 12 जा, ठीक है, 9 12 जा, यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ 4 2 जा कट सकता है, 4 3 जा कट सकता है, ये कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 18 27 हो गया, और यहाँ पर 7 2 जा 14 हो गया, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीर का प्रॉफिट बताना है, तो समीर का कैसे करेंगे, 14 डिवाइड बाय 27 प्लस 14 कितना हो गया 41, इंटू किससे करना है 6970 से जो है इसे मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। 99 का राइट आंसर क्या है 2380, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट
A towel when bleached, ठीक है, a towel when bleached was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth, the percentage decrease। तो percentage decrease का भी निकाल रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जैसे 20% इसकी लेंथ जो है डिक्रीज हुई तो -20 कर दो, ब्रेथ भी 10% डिक्रीज हुई तो -10 कर दो, यहाँ पर आपको जो है प्लस करना है, फिर माइनस जो पहले लिखा था 20 इंटू -10 डिवाइड बाई 100 और आपका आंसर आ जाएगा। तो -10 और -20 कितना हो गया, -30 हो गया। प्लस यहाँ माइनस और माइनस है, जब माइनस से माइनस इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पर 0 2 थे तो 2 0 से 2 0 कर दो, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो -30 में से 2 माइनस किया तो -28 आ गया, ठीक है, -28 आया तो इसका राइट आंसर 28 होगा, ठीक है। 28% जो है डिक्रीज होगा, परसेंटेज डिक्रीज। 100 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो सारा जो है आपका जेल वार्डर का पूरा मॉक टेस्ट था, मैंने आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। अपना स्कोर जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा, और जो है कमेंट करके भी बताना मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा या कैसा भी लगा, जैसा भी आपको लगता है। और टफ चाहिए तो और टफ भी मैं आपके लिए बना दूंगा। और किसी को भी जो है ऑनलाइन कोचिंग चाहिए होगी तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018186561 पे। आप जेल वार्डर ऑनलाइन कोचिंग लिख के जो है मैसेज कर देना, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है बता दूंगा। डेली जो है हमारी 5 घंटे लाइव क्लास होती है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, 7 के 7 सब्जेक्ट हम आपको डेली पढ़ाएंगे। 20 मॉक टेस्ट देंगे, पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड मिलेंगी, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जिसको ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।